बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मास्टर अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द साइंस टीचर। आज हम आपकी खिदमत में क्लास 7th की साइंस यूनिट 7 है, जंतुओं में पोषण, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, आपकी खिदमत में लेकर के आए हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पूरा अंत तक देखें, क्योंकि ये इंटरटेनमेंट का वीडियो नहीं है कि चलो थोड़ा सा नाच गाना देख लिया ख़त्म हो गया। ये तालीमी एजुकेशनल वीडियो है और इसको जब तक आप पूरा मुकम्मल तौर पर नहीं देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। तो आप अपना वक्त ज़ाया न करें, बल्कि जब इसको देखें तो बड़े इत्मीनान के साथ और कान और ध्यान और दिल दिमाग सब लगा करके हमारी बातों को सुने, तब जा कर के कहीं आपको समझ में आएगा। एक मरतबे में समझ में ना आए तो कई मरतबा इस वीडियो को चला करके देखिए, और कुछ चीज़ें आखिर में जब समझ में आ जाती है तो कुछ बिंदु, कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मुंह से बाहर नहीं निकलते हैं। समझ में आ जाती है सारी बात, लेकिन वो ज़बान से नहीं निकलते हैं, तो उनको हमको याद करना पड़ेगा। वो जो वर्ड्स होते हैं, जो उसकी भाषा होती है, उसको हमको याद करना पड़ेगा। तो आपसे दरख्वास्त है कि जब वीडियो आपको समझ में आ जाए तो इसके नोट्स बना लीजिएगा और इनको एक मर्तबा याद कर लीजिएगा, ताकि उस भाषा को बोलने में आसानी हो, यानी अपनी बात समझाने में आपको आसानी हो। तो चलिए, आज का जो ये आज की इकाई है, इकाई 7 है, कक्षा 7 की विज्ञान की इकाई 7 है, जंतुओं में पोषण। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि वो पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की हमें आवश्यकता क्यों होती है, खाना खाने की हमको ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, आपने महसूस किया होगा कि जब आप ज़्यादा देर तक खेलते हैं, पढ़ते हैं, कोई काम करते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है। ये थकावट क्यों महसूस होती है? क्योंकि आपने जो काम किया है वो उस काम में आपकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, यानी काम करने की जो ऊर्जा है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए उसको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। अब जैसे मोटरसाइकिल है तो वो काहे से चलेगी, उसका काम क्या है? चलना, सवारी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, मगर वो चलेगी कैसे भैया? उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा तभी चलेगी। तो मोटरसाइकिल को काम करने की जो ऊर्जा मिलती है वो पेट्रोल से मिलती है, बड़ी गाड़ियों को डीजल से मिलती है। इसी तरह इंसान या जानवर बहुत सारे काम करता है। इंसान तो जब सोता रहता है ना, तब भी उसके अंदर के अंग जो हैं वो भी काम 24 घंटे करते रहते हैं। दिल आपका है, हार्ट है, वो 24 घंटे बराबर काम करता रहता है। किडनी बराबर काम कर रही है, फेफड़े आपके बराबर काम कर रहे हैं, खाना जो आप खा रहे हैं वो उसके बाद में वो पचने का काम बराबर हो रहा है। तो इन सब कामों को अंजाम देने में ऊर्जा खपत होती है, ऊर्जा की खपत होती है। तो ये ऊर्जा हमको मिलेगी कहाँ से? तो जिस तरह मोटरसाइकिल में डीजल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, तब वो काम करती है, इसी तरह इंसान और जानवरों को खाने की ज़रूरत पड़ती है। इस खाने से ये तंदुरुस्त भी रहता है, छोटे से बड़ा भी होता है और काम करने के लिए इसको एनर्जी मिलती है। अंदर जो हमारे अंग है वो 24 घंटे काम करते रहते हैं, उनमें भी एनर्जी खपती है। तो इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें खाना खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली बात तो ये है, जो पहला पॉइंट है कि पोषण की आवश्यकता क्यों है, न्यूट्रिशन नीड्स क्या है, क्या ज़रूरत है। तो मानव सहित सभी जीवों को अपने उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, क्रिया, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए? मानव सहित तमाम जीवों
चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। उत्तम स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक वृद्धि के लिए, छोटे से बच्चा बड़ा होता है, छोटा पैदा होता है, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है, तो शारीरिक वृद्धि, विकास, इसके शरीर का सर्वांगीण विकास हो। ऐसा ना हो कि हाथ छोटे रह गए, पैर एक बड़ा हो गया, एक छोटा रह गया, विकलांग हो गया। तो मुनासिब तरीके से पूरे शरीर का विकास हो, इसके लिए गतिशीलता बनाए रखने के लिए दौड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इन सब के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। आपने एहसास किया होगा कि जब आप लगातार कई घंटे तक काम करते रहते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, लिखते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपको थकावट महसूस होती है। ये थकावट क्यों महसूस होती है? ऐसा इसलिए होता है कि अलग अलग कामों में जो आपने किया है, आपके अंदर की जो शरीर की ऊर्जा थी वो खर्च हो जाती है, जो जमा थी ऊर्जा वो खर्च हो जाती है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता होती है। आप खाना खाएंगे, फिर से एनर्जी मिल जाएगी और फिर से आप काम करने लगेंगे। आपको बहुत भूख लगी हो तो आपसे काम नहीं होगा। अब आप खाना खा लेंगे तो अब आपको एनर्जी मिल जाएगी, अब आप फिर से काम करने लगेंगे। तो हम अपने भोजन में रोटी है, चावल है, दाल है, घी है, सब्जियां हैं, फल इत्यादि हम ग्रहण करते हैं। तो इनसे हमें कई पोषक तत्व मिलते हैं। रोटी चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दाल से प्रोटीन मिल जाती है, घी से फैट जिसको वसा बोलते हैं वो मिल जाती है, और फल एवं सब्जियों से हमको विटामिन मिल जाते हैं। जब इनको हम पेट के अंदर ले लेते हैं, यानी मुंह में जैसे ही ये अंदर दाखिल होते हैं, इनका डाइजेशन शुरू होता है, इनका डाइजेशन शुरू हो जाता है। मुंह में जैसे हम रखेंगे तो दांतों के जरिए से हम इन पोषक तत्वों को, इन पदार्थों को किसी दांत से हम फाड़ते हैं, किसी दांत से काटते हैं, किसी दांत से पीसते हैं, चबाते हैं, और हमारी जो है एक टाइलिन नाम का एक एंजाइम निकलता है जो खाने को लसलसा बना देता है। फिर वो यहाँ से हलक से ये ग्रास नली में आता है, ये ग्रास नली, इसको मुख गुहा बोलेंगे। मुंह के अंदर जो आपका ये जबड़ा वगैरह है, ये पूरा मुख गुहा कहलाता है, मुख गुहा कहलाता है। फिर यहाँ से उसमें टाइलिन नामक एंजाइम मिलेगा, ये कार्बोहाइड्रेट को ये माल्टोज शर्करा में बदल देता है, जिससे मीठा लगता है। कभी आपने खाली रोटी आप ज़्यादा देर तक चबाएंगे ना, तो वो रोटी आपको मीठी लगने लगेगी। मीठी क्यों लगने लगती है? क्योंकि जो उससे टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है, वो कार्बोहाइड्रेट से अभिक्रिया करके उसको माल्टोज शर्करा में तब्दील कर देता है। तो यहाँ से ये मुंह से प्रक्रिया चालू होती है। हमारे पाचन की क्रिया मुंह के अंदर से, जिसको हम सहज की भाषा में मुख गुहा बोलते हैं, यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से ये खाना लसलसा हो जाता है और फिर ये हलक से नीचे, ये इसको ग्रास नली बोलते हैं। ये लंबी ग्रास नली है। चलिए इसको हम तस्वीर में दिखाते हैं आपको तस्वीर में देखिए कि कहाँ क्या होता है। तस्वीर दिखाते हुए हम आपको समझाते हैं। तो खाना अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसको अंतर्ग्रहण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण बोलते हैं। खाने को जिस्म के अंदर दाखिल करना ये अंतर्ग्रहण कहलाता है। मेथड ऑफ फूड इनगेशन कहलाता है। मेथड ऑफ फूड इनगेशन। अब ये जानवरों में अलग होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों में अलग होता है। चलिए इसको हमने नोट्स बना के रखे हैं, तो नोट्स से दिखाते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं, तो आप तस्वीर से अच्छी तरह से समझ लेंगे। चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं इसकी। चलिए देखिए, हमें अपने भोजन के माध्यम से सभी आवश्यक अवयव प्राप्त होते हैं। जैसे रोटी चावल से हमको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, दाल से प्रोटीन मिल जाती है, घी से वसा जिसे हम फैट बोलते हैं वो मिल जाती है, फल एवं सब्जियों से विटामिन हमको
मिल जाते हैं। अब ये हमारा डाइजेशन, जैसे हम इसको मुंह में डालेंगे यहाँ से हमारा डाइजेशन शुरू हो जाता है, पाचन शुरू हो जाता है। दरअसल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं विटामिन ये जटिल अवयव यौगिक हैं। ये क्या हैं? सब यौगिक हैं। यौगिक किससे मिलकर बनते हैं? तत्वों से मिलकर के यौगिक बनते हैं। ये जटिल यौगिक हैं जिनका उपयोग शरीर सीधे इसी रूप में नहीं कर सकता है कि हमने विटामिन लिया तो सीधा विटामिन इस्तेमाल हो जाए, घी लिया तो घी सीधा इस्तेमाल हो जाए, रोटी खाए तो रोटी सीधा इस्तेमाल हो जाए। ये डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि क्या करता है? इनको सरल पदार्थों में खंडित करना तथा पाचन योग्य बनाना आवश्यक होता है। जब ये खंडित हो जाएंगे और पाचन योग्य बन जाएंगे तब इनका इस्तेमाल होगा। इसलिए जटिल एवं अघुलनशील ये जो पदार्थ हैं जो यौगिक के रूप में हैं, जटिल हैं, अघुलनशील हैं, पानी में या किसी चीज़ में घुल नहीं सकते हैं, इन खाद्य पदार्थों को सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को हम पाचन कहते हैं। अब समझ लीजिए, ये जो हमने लिया है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और ये वसा है, फैट है, विटामिन है, ये सब जटिल यौगिक हैं और ये पानी में अघुलनशील हैं। तो पाचन में क्या होता है? इनको पहले तोड़ करके सरल बनाया जाता है और इनको घुलनशील बनाया जाता है। तो सरल और घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। किस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो अब ये जो पोषण की क्रिया है आपकी, मेथड ऑफ फूड इंगेशन, देखो विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? ये अंतर ग्रहण कहलाता है। क्या कहता है? अंतर। विभिन्न खाद्य पदार्थों को, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट और जो भी चीज़ हम लेते हैं प्रोटीन वगैरह, उनको अंदर लेने के लिए कहते हैं अंतर ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंदर। मेथड ऑफ फूड इंगेशन, खाने को अंदर लेना। अंतर ग्रहण की विधियाँ देखो, एक तो मुख द्वारा होती है, मुंह के जरिए से ये सारी चीज़ें अंदर जाती हैं। मुख द्वारा जैसे मनुष्य है, जंतु है, छिपकली है, ये सब अपने मुंह के जरिए से खाने को अंदर लेती हैं। और अमीबा है, जैसे एक छोटा जंतु है, तालाब में पाया जाता है, वो खुली आंखों से नहीं दिखाई देता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये अमीबा जैसा है। ये इसके ना मुंह होता है कि वो अपने खाने को अंदर ले ले, तो ये पादाभों द्वारा अपने जिस्म के अंदर इसको खाने को दाखिल करता है। तीसरा है स्पर्शकों द्वारा, जैसे हाइड्रा नाम का एक जो है सूक्ष्म जीव है, वो स्पर्शकों द्वारा भोजन को अपने अंदर दाखिल करता है। तो ये दाखिल करने के बाद, जब दाखिल करेंगे तो फिर पाचन शुरू होगा। उन पदार्थों का क्या होगा? पोषण क्रिया में आता है। देखो, विभिन्न पदार्थों, खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना, और ग्रहण करने के बाद में क्या होगा? फिर उन पदार्थों का पाचन होगा। तो ये डाइजेशन शुरू हो जाएगा। डाइजेशन शुरू हो जाएगा जो 3 तरह से ये अंतर्ग्रहण होता है, मुख द्वारा, पादाभों द्वारा, स्पर्शकों द्वारा। तो अभी आप जो बात करेंगे, अभी आपको मुख द्वारा, जैसे मनुष्य है, जंतु है, छिपकली है, तो मनुष्य और जंतुओं के बारे में हम आपको बताएंगे। मुख द्वारा जो लोग अपने मुंह के जरिए से खाने को अंदर लेते हैं। तो ये देखिए, मुख द्वारा अंतर्ग्रहण में पाचन, सबसे पहले हम मानव में पाचन और फिर उसके बाद में घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। दोनों में पाचन में जो है फ़र्क है, अंतर है थोड़ा बहुत, उसको हम तफसील से बताने जा रहे हैं। तो अभी मानव में जो पाचन होगा, अब सबसे पहले हम आपको इंसानों के बारे में बता रहे हैं। डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन। मनुष्य में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। यानी मुंह, जिसको मुख गुहा बोलते हैं, उसके बाद में आपका ये जाएगा ग्रास नली। देखिए, ये मुख से ये ग्रास नली से फिर ये आपका ये आमाशय, आमाशय से फिर ये छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत से फिर ये बड़ी आंत में आएगा, और बड़ी आंत से फिर ये
मलाशय द्वारा निकले, ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस पूरे सिस्टम को आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पूरे सिस्टम को मुंह से शुरू होता है और ये मलाशय के द्वार से गुदा तक के हिस्से को आहार नाल कहते हैं। तो ये पूरे पाचन प्रक्रिया क्या होती है? लंबी आहार नाल। मनुष्यों में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। हमने बता दिया आहार नाल मुंह से शुरू होकर के पाखाने के रास्ते तक का सारा हिस्सा ये आहार नाल। तो आहार नाल में कौन कौन सी चीज़ें आएंगे? देखो, मुख गुहा आ गई, ग्रास नली आ गई, आमाशय आया, छोटी आंत आई, बड़ी आंत आई, और फिर ये आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। ये सारे हिस्से जो हैं ये आहार नाल के हिस्से हैं। आहार नाल के इन विभिन्न भागों में भोजन के विभिन्न अवयवों का पाचन कुछ इस प्रकार होता है। अब हर जगह हर आइटम का जो है पाचन अलग अलग होता है। अब देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से होती है। जब आप खाना शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले मुंह में खाना को रखते हैं। इसको हम ओरल कैविटी बोलते हैं, मुख गुहा। ये आपको हमने दिखाया, ये आपका जो है ये मुख गुहा है, ये मुख गुहा है। फिर ये ग्रास नली है, ये नीचे वाली ये लंबी ग्रास नली है। तो मुख गुहा से ये आपका पाचन शुरू होता है। मुख से मुख गुहा में आते हैं, मुंह से जैसे मुंह खोलेंगे, दांतों में, जबान में, ये सब आपका मुख गुहा में यह हिस्सा आता है। मुख से मुख गुहा में आते ही भोजन को दांतों की सहायता से तोड़ा और चबाया जाता है। किसकी सहायता से तोड़ेंगे भाई? दांतों की सहायता से इसको तोड़ते और चबाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं और सबके कार्य भिन्न भिन्न हैं। देखो, पहला है कृंतक। इनका काम है काटने का कार्य करना। आगे के 2 दांत, 2 नीचे के, 2 ऊपर के। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, दांत का नक्शा है। ये आगे के ये 2 दांत, ये क्या हैं? 2 दांत नीचे हो गए और 2 दांत ऊपर हो गए, 4 हुए ना। तो ये कहलाते हैं कृंतक का। ये इनका काम क्या है? काटने का काम, कोई भी चीज़ काटने। आगे के 2 दांत नीचे, 2 दांत ऊपर, कुल 4 दांत हो गए। फिर इसके बगल में देखिए, ये 2 दांत हो गए आपके कृंतक। इसके बगल में ये 2 दांत इधर लेफ्ट और 2 दांत इधर राइट। तो 4 इधर हो गए नीचे और 4 ऊपर के जबड़े में, 8 दांत। ये कहलाएंगे रदनक। ये रदनक कहलाते हैं। इनका काम क्या है? फाड़ने का कार्य है इनका। कृंतक के दोनों तरफ के 2-2 दांत नीचे ऊपर, ये क्या करते हैं? रदनक कहलाते हैं। 4 तरह के दांत हैं: कृंतक, रदनक, अग्र चर्वणक और चर्वणक। ये 4 दांत, 4 किस्म के दांत होते हैं। तो अब अग्र चर्वणक देखें, ये क्या है? ये चर्वणक है। ये क्या है? 2 चर्वणक, 3 चर्वणक है। 1 2 3 चर्वणक। चर्वणक के पहले को बोलते हैं अग्र। अग्र माने आगे वाले। इन चर्वणक से आगे 2 दांत हैं आपके, इधर 2 लेफ्ट में हैं और 2 इधर राइट में हैं। तो ये इनको बोलेंगे अग्र चर्वणक। अग्र चर्वणक दांत, इनका काम क्या है? देखिए, अग्र चर्वणक पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पीसने और चबाने का काम करते हैं। ये रदनक के बगल के दोनों तरफ के 2-2 दांत, कुल ऊपर नीचे कुल 8 दांत हो गए। देखिए, 1 2 2 इधर के हो गए, 2 इधर के, 4 नीचे, 4 ऊपर के जबड़े में 8 दांत हो गए। फिर इसके पीछे आएंगे चर्वणक। 1 2 3, 1 2 3, ये 3 लेफ्ट के हो गए और 1 2 3, ये 3 राइट के हो गए। 3 3 6 नीचे के, 6 ऊपर के, तो 12 हो गए। कुल कितने हो गए? 12 हो गए। चर्वणक पीसने और चबाने का काम करते। देखिए, अग्र वाले भी यही काम करते हैं, पीसने और चबाने का कार्य, और पीछे वाली चर्वणक भी पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। इसमें कुल कितने हो गए? 12। अब इस प्रकार दांतों की कुल संख्या आपकी बन जाती है। कृंतक 4, नीचे के 2, ऊपर के 2, रदनक 8, अग्र चर्वणक 8 और चर्वणक 12, कुल 32 संख्या हो गई। दांतों की कुल संख्या कितनी हो गई? 32 हो गई। अब एक चीज़ याद रखना है, दांतों की ऊपरी परत
आपने देखा होगा कि दांतों पे जो सफ़ेद सफ़ेद परत होती है ना, वो इनेमल कहलाती है। क्या कहलाती है? इनेमल कहलाती है। ये हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है, बहुत मजबूत होता है। ये मुख्यतः कैल्शियम एनेमेलिन नामक लवण और प्रोटीन से बना होता है। चलिए अब इसके आगे की बारी आती है। जब दांतों के जरिए से खाने को आपने तोड़ लिया, पीस लिया, काट लिया, फाड़ लिया, तो अब इसके बाद में लार आएगा। आपके मुंह में से लार निकलता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो ये काम करता है। दांतों द्वारा काटे और चबाए गए भोजन में लार ग्रंथियों से स्रावित लार मिल जाती है, जिससे भोजन चिकना व लसलसा हो जाता है। आप जब खाते हैं ना तो टाइलिन नामक जो है एक लार आती है, वो आपके उसको खाने को लसलसा बना देती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे माल्टोज में बदल देता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आपके मुंह में से सिर्फ एक ही एंजाइम निकलता है, टाइलिन, जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। अब इसके बाद में खाना आपका नीचे धंसेगा ग्रास नली में। ये आपकी ये लंबी ये ग्रास नली है, इसमें कोई प्रक्रिया, कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, ना यहाँ पर कोई रस निकलता है, कोई एंजाइम यहाँ नहीं निकलेगा। ये सीधा चिकना हो गया, आपका खाना लसलसा हो गया, यहाँ से ये हलक नीचे से उतर के आएगा और ये आमाशय में आ जाता है। तो चलिए अब आमाशय में आ गया, तो अब आमाशय में क्या होता है ये देखिए। अब नंबर 2 पे आगे देखिए, ग्रास नली। लार के साथ चिकना होकर भोजन आहार नाल के ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। ये यहाँ का शुरू का हिस्सा जो है, ये जो आपका ये मुख गुहा है, और ये जहाँ हलक है ना, ये हलक ये आपकी ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है। फिर उसके नीचे का हिस्सा ये ग्रास नली है। ग्रास नली से होते हुए ये आमाशय में पहुँच जाता है। ठीक है, ग्रसनी में और फिर ग्रास नली में पहुंचता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता। इस ग्रास नली में, ये ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। जो अब ये पहुंचा है, आमाशय में पहुंचा है ना, तो अब आमाशय में इसका पाचन होगा। चलिए आमाशय में देख लेते हैं। ग्रास नली से भोजन आमाशय में आता है। यहाँ पर भोजन काफ़ी देर तक रहता है। इस बात को समझ लीजिए, काफ़ी देर तक यहाँ भोजन रहेगा। अब इस आमाशय में जठर रस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? जठर रस निकलता है। आमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें गैस्ट्रिक जूस यानी पाचक एंजाइम होते हैं। 2 एंजाइम होते हैं, एक पेप्सिन होता है, दूसरा रेनिन होता है, और दूसरी चीज़ जो होती है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, यानी तेजाब होता है, और तीसरा जो आइटम होता है वो श्लेष्म होता है, जिसको हम लोग बलगम बोलते हैं। आपने देखा होगा सब लोगों को सर्दी हो जाती है तो अंदर से वो बलगम निकलता है। तो ये 3 चीज़ें, जठर रस में 3 चीज़ें होती हैं। क्या होता है? एक तो एंजाइम, 2 एंजाइम होते हैं, वो पाचक एंजाइम हो गया, एक ही में 2 को रखा गया है, दोनों के काम अलग अलग हैं। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी तेजाब बनता है, तीसरा श्लेष्म यानी बलगम बनता है। अब इन सब के काम अलग अलग हैं। देखिए पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। क्या होता है? पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। और रेनिन जो एंजाइम है, रेनिन एंजाइम का काम यह है कि दूध को दही में बदल देता है। आप इस बात को याद रखेंगे। आपने पेप्सी तो पिया होगा ना, उसी से आप याद रखिए कि वो पेप्सिन नाम का एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, सरल करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और रेनिन दूध को दही में बदल देता है। तो अब ये 3 आइटम में से 1 नंबर के आइटम हो गए एंजाइम। अब आया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके पहले हम बता दें कि ये श्लेष्म का काम क्या है। देखिए श्लेष्म म्यूकस जिसको बोलते हैं, उर्दू में बलगम बोलते हैं। आमाशय के आंतरिक दीवार को चूँकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से ये उसकी सुरक्षा करता है कि कहीं घाव ना कर दे, आमाशय में कहीं घाव ना कर दे, तो उसकी तेजाबियत से बचाता है इसको। अब आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? देखिए, ये भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी एंटामीबा हो, कोई भी ऐसे सूक्ष्म जीव होंगे उनको ये मारता है और भोजन को सड़ने से बचाता है। तो देखिए, आप समझ लीजिए कि आमाशय में आपका कितना पाचन हुआ। आमाशय में 4 चीज़ें हैं, एक में 2 चीज़ें हैं जो गैस्ट्रिक जूसेज हैं, एक है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है और रेनिन दूध को दही में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है कि ये खाने को सड़ने से बचाता है और जो सूक्ष्म जीव हैं उनको मार दे देता है। तीसरा जो श्लेष है यानी बलगम है, वो बलगम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, उसके असरात से आमाशय की दीवारों को महफूज रखता है। ये तीनों हो गए। ये इतना काम हुआ आपका आमाशय में, इतना काम हुआ यहाँ पर, यानी 2 एंजाइम, एक एंजाइम तो निकला आपका मुख गुहा में टाइलिन नाम का, और दूसरा वहाँ पे पाचन हुआ किसका? कार्बोहाइड्रेट का। मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वो माल्टोज में बदला जाता है। फिर आमाशय में खाना आ गया, आमाशय में 2 पाचन निकले, वो 2 एंजाइम निकले, कौन कौन से? रेनिन और पेप्सिन। तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन हो गया। मुंह में किसका हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। आमाशय में किसका पाचन हुआ? प्रोटीन का हो गया। और रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देना। तो अभी तक सिर्फ 2 चीज़ों का पाचन हुआ, मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ और आमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ। चलिए, अब इसके बाद में ये खाना आमाशय से, देखिए ये आमाशय से खाना अब आपका ये छोटी आंत में आएगी। ये छोटी आंत जो बनी ना आपकी, छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत जितनी भी लंबी है, इसके 2 हिस्से हैं, एक पहला हिस्सा है और एक आखिरी हिस्सा है। फिर उसके बाद में खाना आपका ये बड़ी आंत में जाएगा। तो पहले हम छोटी आंत की बात करते हैं। आमाशय से खाना आपका ये छोटी आंत में आया। छोटी आंत का प्रथम भाग, जो आमाशय से जुड़ा हुआ हिस्सा है, वो आपका क्या है? प्रथम भाग कहलाएगा। तो छोटी आंत में खाना आपका आ गया, तो आमाशय से भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। अब ये जब छोटी आंत में आएगा तो एक पित्त की थैली होती है, उससे पित्त रस निकलता है, उसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस नलिका के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। और एक होता है अग्न्याशयी रस, यानी एक अग्न्याशय होता है, एक पित्ताशय होता है और एक अग्न्याशय होता है। तो पित्ताशय से पित्त रस निकलता है, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है। दोनों छोटी आंत के पहले वाले भाग में ये आते हैं। तो अग्न्याशय से निकलने वाला अग्न्याशयी रस नलिका द्वारा छोटी आंत में पहुंच जाता है। तो दोनों से आएगा, देखो पित्त रस से भी आएगा, पित्ताशय से पित्त रस आएगा, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस आएगा। दोनों छोटी आंत के पहले वाले हिस्से में ये दोनों रस पहुंच जाएंगे। अब इनका काम क्या है? देखिए काम क्या करेंगे। पित्ताशय एवं अग्न्याशय से निकलने वाले इन रसों में उपस्थित एंजाइम द्वारा भोजन में उपस्थित प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। देखो, एक मर्तबा प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ आपका? आमाशय में। और दूसरी चीज़ का पाचन नहीं हुआ, अभी फैट आपका बचा हुआ है। तो फैट का अब जो प्रोटीन भी बचा हुआ रह गया आमाशय में, तो छोटी आंत में जब पहले हिस्से में आएगा तो छोटी आंत के पहले हिस्से में भी बचा कुचा प्रोटीन, इसका भी पाचन होगा। और अब यहाँ आपका फैट का पाचन होगा। यानी अगर सवाल ये किया जाए कि फैट का पाचन कहाँ होता है, ऑप्शन दे दिए जाए कि मुख गुहा में होता है, ग्रास नली में होता है, आमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, तो इसका सही जवाब ये होगा कि फैट का पाचन छोटी आंत के प्रथम भाग में होता है। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अब देखिए किसको किसको सरल किया गया। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का सरलीकरण हुआ और आमाशय में आपका प्रोटीन का सरलीकरण हुआ और छोटी आंत में भी बचा हुआ प्रोटीन और आपका फैट,
इतने का पाचन हुआ। अब आपका बाकी क्या रह गया? विटामिन रह गया, और विटामिन है आपका, ये चीज़ रह गई। प्रोटीन और विटामिन और हाँ, ये विटामिन रह गए। विटामिन ज्यों के त्यों जाएंगे जिस्म के अंदर, क्योंकि इसका कहीं पाचन, इसका जिक्र भी नहीं है। और आपका खाना छोटी आंत के पहले भाग में ही पूरी तरह से पच जाता है। अब देखिए भाई, पाचन के फलस्वरूप भोजन तरल अवस्था में आ जाता है। प्रोटीन और वसा का पाचन आपका छोटी आंत में हो गया। इस प्रकार छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में पूर्ण होता है, तो सही जवाब ये होगा, भोजन का पाचन आहार नाल के छोटी आंत के प्रथम भाग में पूर्ण हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये इसका जवाब होगा। अब जाहिर बात है कि जब ऊपरी भाग में पहले हिस्से में खाने का पाचन हो गया है, तो अब वो नीचे उतर के आएगा तो छोटी आंत के अंतिम भाग में आएगा। ये देखो, ये छोटी आंत के, ये पहले प्रथम भाग में रहा, वहाँ खाना पच गया, अब ये अंतिम भाग में आएगा। तो अंतिम भाग में काम क्या होता है अब इसका? देखिए, छोटी आंत के अंतिम भाग में अब भोजन छोटी आंत के अंतिम भाग में पहुँचता है। इसकी दीवारों में अंगुली नुमा उभार होते हैं, ऐसे विलाई होते हैं। आंतों के अंदर जो है ऐसे उभार होते हैं, अंगुली नुमा उभार होते हैं। इनको विलाई बोलते हैं, इसको विलाई बोलते हैं। ये पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? इस भाग द्वारा भोजन के पोषक पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। क्या किए जाते भाई? इस भाग द्वारा, विलाई द्वारा भोजन के जो पोषक पदार्थ हैं, आपका प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, इन सबको अवशोषित किया जाता है, यानी सोख लिए जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? सोख लिए जाते हैं। विलाई, ये विलाई है जो उंगली नुमा उभार होते हैं, इनके ज़रिए से ये आपके पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और विटामिन सबको अवशोषित कर लिया जाता है। इस क्रिया को अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सोखने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं। चलिए, अब ये खाना, ये पोषक तत्व सोख लिए गए, अवशोषित कर लिए गए। अब इस पचे भोजन का उपयोग क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है? देखिए, अब ये जो आपके पोषक तत्व तो अवशोषित कर लिए गए हैं, तो अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा, आपका जिस्म बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ होता है। अब कोशिका क्या है, इसको समझने के लिए एक मिसाल बताते हैं हम आपको। जैसे हम मकान बनाते हैं तो एक ईंट रखेंगे, फिर एक के बाद दूसरी जोड़ेंगे, फिर तीसरी जोड़ेंगे, इस तरह से ईंट रखते रखते जाएंगे तो खंभे बन जाएंगे, दीवारें बन जाएंगे, फिर पूरा मकान बन जाएगा। तो मकान की सबसे छोटी इकाई एक ईंट हुई। क्या हुई? मकान की सबसे छोटी कोशिका को हम कहेंगे एक ईंट। इसी तरह हमारा जिस्म करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो एक कोशिका को, उसको सेल या कोशिका बोलते हैं। तो ये जो पोषक तत्व अवशोषित किए गए हैं, तो अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा, किसके द्वारा? कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि, शरीर छोटे से बड़ा होता है, बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो शरीर की वृद्धि एवं अनजैविक क्रियाओं, अनजैविक क्रियाएं क्या है? आपका दिल 24 घंटे चल रहा है, फेफड़ा 24 घंटे चल रहा है, किडनी चल रही है, पाचन क्रिया हो रही है, आपका पूरा जिस्म जो है ये जैविक क्रियाएं हैं में संचालित किया जाता है। ये प्रक्रिया यानी पोषक तत्वों को, पचे हुए खाने को इस्तेमाल करना जैविक क्रियाओं में, ये क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अब इसके बाद में क्या होगा भाई? अब ये आपका खाना पचने के बाद स्वांगीकरण हो गया। अब ये आपका ये बड़ी आंत में आएगा। ये क्या आएगा? अब बड़ी आंत में आएगा। अब बड़ी आंत का काम क्या है? चलिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी आंत में इसका काम क्या है। स्वांगीकरण हो गया आपका छोटी आंत के अंतिम भाग में। तो स्वांगीकरण के पश्चात भोजन का अनुपयोगी भाग
अब जो इस्तेमाल के लायक हिस्सा है, वो जो इस्तेमाल के लायक नहीं है, उस हिस्से को बड़ी आंत में पहुंचता है। अब ये छोटी आंत से क्या आएगा, बड़ी आंत में आएगा। यहाँ पर इसमें से अतिरिक्त पानी का अवशोषण कर लिया जाता है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है इसको भी अवशोषित कर लिया जाएगा। बड़ी आंत में जब आएगा तो जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। अब उसके बाद बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है। देखिए, अब ये आपका ये पाखाने की जगह है गुदा, जहाँ से पाखाना बाहर निकलता है, इसके अंदर ये मलाशय होता है। तो यहाँ बड़ी आंत में जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको सोख लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, जिससे पाखाना वो अर्ध ठोस हो जाएगा, यानी हल्का गाढ़ा हो जाएगा और ये मलाशय में आकर के ये जमा हो जाता है। ये मलाशय इसको बोलते हैं, मलाशय में आकर के जमा हो जाता है। फिर ये गुदा जहाँ लिखा है ये पाखाने की जगह है। इसके जरिए से वक्त वक्त पर ये बाहर निकाला जाता है। बचा हुआ अपशिष्ट भोजन अर्ध ठोस के रूप में मलाशय में एकत्रित होता है, जो समय समय पर गुदा द्वारा मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। तुरंत ही नहीं निकलता है, 6 घंटे 8 घंटे के बाद में जब आदमी को ज़रूरत होती है, कोई 24 घंटे में एक मरतबा जाता है बैतुल खला, शौचालय जाता है, तो इसके जरिए से बाहर निकाला जाता है। ये क्रिया बहिक्षेपण कहलाती है, यानी शौच जाना, जिस्म के अंदर से ये बेकार वाला जो मटेरियल बचा है अपशिष्ट पदार्थ, इसको बाहर निकालने को बहिक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार पोषण की प्रक्रिया जो है निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। देखो, ये इसके स्टेप हैं। अंतर्ग्रहण, खाने को अंदर लेना, फिर पाचन आपका आमाशय में होगा, छोटी आंत के प्रथम भाग में होगा, छोटी आंत के दूसरे भाग में होगा, फिर उसके बाद में फिर ये अवशोषण होगा, छोटी आंत के अंतिम भाग में अवशोषण होगा। अवशोषण के बाद में ये आपके जो पोषक तत्व हैं इनका इस्तेमाल कोशिकाओं द्वारा शरीर के वृद्धि में और अन्य जैविक कार्यों में इसका प्रयोग किया जाएगा। इसको स्वांगीकरण कहते हैं। उसके बाद में स्वांगीकरण के बाद में आपका बचा हुआ ये अपशिष्ट पदार्थ बड़ी आंत में आएगा। बड़ी आंत में जो एक्स्ट्रा पानी है उसमें सोख लिया जाएगा और वो अर्ध ठोस के रूप में हो जाता है। इसके बाद वो मलाशय में आके जमा हो जाता है और मलाशय से समय समय पर बाहर निकाला जाता है। इसको बहिक्षेपण कहते हैं। इस तरह ये मानव में जो आपकी पाचन क्रिया है ये मुकम्मल हो जाती है, मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद में आता है जानवरों में, घास खाने वाले जानवरों में पाचन कैसे होता है। इनका सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। इसको हम पार्ट 2 में बयान करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, यही वीडियो काफ़ी हो गया है, करीब 40-45 मिनट का होने जा रहा है। तो ये एक बात समझ में आ गई आपको, मानव में पाचन कैसे होता है ये इंशाल्लाह आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरे वीडियो में हम जानवरों में पाचन कैसा होता है इसके बारे में बताएंगे। देखिए, जानवरों के बारे में, और इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो दूसरे पार्ट में आपके ये जानवरों में पाचन और इसके कुछ सवाल जवाब या अभ्यास जो है इंशाल्लाह ये हल करा देंगे। तो इंतज़ार करिए दूसरे वीडियो को भी, और दूसरा पार्ट भी गौर से देखिएगा। सारे सवाल जवाब इंशाल्लाह हम हल करा देंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर हमारा समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो कई मरतबा वीडियो चला करके देखिए। इसको हमने व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के डाल दिया है। इसकी नोट्स आप अपने जो एक्सरसाइज बुक है, नोटबुक है, उसमें आप उतार लीजिएगा। बातें समझ में आने के बाद भी बहुत से नुक्ते ऐसे होते हैं जो बात तो समझ में आ जाती है मगर मुंह से निकलते नहीं हैं। उनके लिए कुछ चीज़ें याद करनी, रटनी ज़रूरी होती हैं, ताकि उस अल्फाज को हम उसके माना में हम बयान कर सकें। जो चीज़ हम बोले तो सामने वाला समझ सके। तो ये आप अपनी नोटबुक में इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको याद भी कर लीजिएगा।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने बच्चों को दिखाइए, पढ़ाइए। मुफ्त की तालीम है, आपको ट्यूशन फीस भी नहीं देना है, आपके बच्चे काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। तो अपने रिश्तेदारों में, साथियों में, पढ़ने वाले बच्चों में इसको ज़रूर शेयर करें। और आपको कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपनी परेशानी, आपकी दिक्कत या जो समझ में नहीं आते हैं वो कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और जुड़ते रहें हमारे यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर से। तो चाहते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलते हैं। इसके पार्ट 2 में मिलेंगे, अब ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मिलेंगे इंशाल्लाह। उसमें जानवरों में कैसे पाचन होता है, फिर एक सिस्टम और है जो मुंह से अंदर अपने नहीं लेते हैं भोजन, अंतर्ग्रहण मुंह के जरिए नहीं करते हैं, वो दूसरे सिस्टम से जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं भोजन को, उसके बारे में बताएंगे। फिर एक्सरसाइज भी उसकी हल करा देंगे, तो उसका इंतज़ार करिए और इसको समझ लीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं पहुँचे हैं तो हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 8610191154। इस पर आप हमको हाई लिख करके भेजिए तो हम आपको ये नोट्स भेज देंगे। तो आप नोट्स उतार लीजिए, उससे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए यही जानना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल दी साइंस टीचर।